तो द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता हैं। झारखंड की 9वीं राज्यपाल भी वे रह चुकी हैं। उनके मूल्यों के प्रति समर्पित सशक्त महिला की छवि है और पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भी द्रौपदी मुर्मू के नाम की चर्चा थी। चुने जाने के बाद देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति वे होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में गांव की सरकार बनाने का वक्त आ चुका है। सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कल यानी कि 25 जून को पहले चरण के लिए मतदान होगा। 52 जिलों में 8,702 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गांव की सरकार का बिगुल बज चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान का वक्त करीब है। सूबे के 52 जिलों में 115 जनपद पंचायतों की 8,702 ग्राम पंचायतों में पहले चरण की वोटिंग होगी। मतदान की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और गांव की जनता अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हो रहे हैं। पहले चरण में 2,533 जनपद सदस्य, 8,662 सरपंच, 1,35,914 पंच चुने जाएंगे। इसके लिए 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 1,49,23,154 मतदाता वोट डालेंगे। पंचायत के पहले चरण के होने वाले चुनाव को लेकर मतदान दल के कर्मचारी अब मतदान दल के लिए रवाना होने लगे। भोपाल में हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर किस तरीके से जो कर्मचारी हैं, अब आप लोग तैयार हो चुके हैं। कल बिल्कुल सर, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे जिससे कि किसी हमारी टीम के ऊपर या हमारे किसी भी उच्च अधिकारी पे या शासन के ऊपर बाध्य होना पड़े। ऐसा हम नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस के साथ साथ सशस्त्र बल के जवान तैनात रहेंगे। प्रत्येक मतदाता पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान करेगा। सबके लिए अलग अलग रंग के मतपत्र की व्यवस्था की गई है। सूबे में पंचायत चुनाव 3 चरण में होगा। पहले चरण का मतदान 25 जून, दूसरा जुलाई और तीसरा 11 जुलाई को होगा। पहले चरण के चुनाव के लिए वोटों की गिनती 28 जून को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दरअसल कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव में काफी देर हुई। 2014 में एमपी में पिछला पंचायत चुनाव हुआ था और इस साल ओबीसी आरक्षण को लेकर भी चुनाव का मामला फंसा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद चुनाव का रास्ता साफ हुआ। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को जल्द चुनाव कराने के निर्देश भी दिए थे। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि उनकी मांग के बावजूद सत्र को काफी छोटा रखा गया। ऐसे में जरूरी मुद्दों पर चर्चा कैसे होगी? हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष की इस दलील पर करारा हमला बोला और जवाब भी दिया और कहा कि सदन की कार्यवाही को विपक्ष हंगामे की भेंट चढ़ा देता है। ऐसे में बड़ा सत्र रखने का फायदा क्या है? छत्तीसगढ़ में इन दिनों हर मुद्दे पर सियासत आम हो गई है और अब मानसून सत्र भी राजनीतिक एजेंडा बन गया है। सूबे में मानसून सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सियासत जोर पकड़ने लगी है। मानसून सत्र 20 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। 20, 21 और 22 जुलाई को सत्र चलेगा, जबकि 23 और 24 जुलाई को शनिवार रविवार की वजह से छुट्टी रहेगी। 25, 26 और 27 जुलाई को बाकी 3 बैठकें होंगी। लेकिन विपक्ष को मानसून सत्र की अवधि पर ऐतराज है। विपक्ष का कहना है कि सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने सत्र लंबा रखने की मांग की थी, लेकिन फिर भी सत्र को छोटा रखा गया। ऐसे में मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरा वक्त नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन के पहले इसकी मांग की थे सरकार से भी और स्पीकर साहब से भी कि कम से कम में 10 दिन का सिटिंग होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से समस्याएं हैं, चाहे वो खाद बीज का मामला हो, घटनाओं का मामला हो, माफियाओं का मामला हो, अनेक प्रकार के जो मामले हैं, उसको उठाने के लिए पर्याप्त अवसर विधानसभा में मिलना चाहिए। सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस की सरकार इससे भागना चाहती है। सत्र जितना छोटा कर सकते हैं उसमें रिकॉर्ड
बना रहे हैं और जो जनहित के मुद्दे जो आने चाहिए, सत्र छोटा होने के कारण में जनहित के मुद्दे भी आने से बच जाते हैं। केवल अपने सरकारी कार्य निपटाने तक के सत्र को एक मशीन बना लिया है। मानसून सत्र को लेकर विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष की ओर से करारा जवाब आया है। सूबे के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि विपक्षी सदन से भागते रहते हैं, प्रश्नों के जवाब सुनते ही नहीं। ऐसे में सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता प्रतिपक्ष और विधायकों का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर वो सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ मुद्दे होंगे, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि 13 सत्र इस विधानसभा का लगातार हो गया और जितने दिन के लिए विधानसभा आहूत किया जाता है उतने दिन भी वो सदन में बैठ कर के चर्चा करने से कतराते क्यों हैं, सदन से भागते क्यों हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं लेते। सरकार हर मोर्चे पर उनका जवाब देने के लिए तैयार है, सरकार सदन में उनके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पहला दिन नारेबाजी करते हैं, दूसरे दिन बापू के पास जाके बापू को तंग करते हैं और तीसरे दिन सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। सरकार का कहना है कि अगर विपक्ष मुद्दों को लेकर सदन में आता है उसका सम्मान किया जाएगा, लेकिन सिर्फ हंगामा करने के लिए सत्र की टाइमिंग बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। जाहिर है सरकार की दलील भी अपनी जगह सही है। मानसून सत्र चलाने में भी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ही इस्तेमाल होता है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस बात की सहमति जरूर होनी चाहिए कि सेशन के दौरान सूबे के लिए जरूरी मुद्दों पर अच्छी चर्चा होगी, ना कि सियासी ड्रामा। युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। वैसे जब भी सदन चलाने की बात आती है तो ये कहा जाता है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। विपक्ष पर आरोप नहीं मढ़ा जा सकता कि हंगामा करने की वजह से सत्र जो है वो छोटा हो गया या छोटा रखा गया। छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई से दरअसल मानसून सत्र शुरू होना है और 20 से 27 जुलाई तक ये मानसून सेशन जो चलेगा इसमें कुल 6 बैठकें होनी है। मानसून सेशन को लेकर बीजेपी पहले से मांग कर रही है कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए। बीजेपी का तर्क यह है कि मुद्दों पर चर्चा का पर्याप्त वक्त ही नहीं मिलेगा और कांग्रेस कह रही है कि सत्र के दौरान चर्चा से बीजेपी भागती है। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान कुछ दिनों के अंतराल में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया। मध्य प्रदेश में स्थिति बिल्कुल उलट है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता पक्ष में है और बात दोनों जगह एक सी है। मध्य प्रदेश में जो विपक्ष में कांग्रेस है वो कह रही है कि आपने सत्र छोटा रखा है, उसे बढ़ाया जाए, और इधर छत्तीसगढ़ में जो विपक्ष में बीजेपी है वो भी कह रही है कि आपने सत्र छोटा रखा है और इसे बढ़ाया जाए। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में 2 महीने से 34 ट्रेनें रद्द चल रही हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये परेशानी अभी खत्म नहीं होने वाली क्योंकि ये ट्रेनें अभी 15 दिन और कैंसिल रहने वाली हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में फरवरी महीने से ट्रेनों को कैंसिल करने का सिलसिला शुरू हुआ है, वह अभी तक थमा नहीं है। सूबे में पिछले 2 महीने से कैंसिल चल रही 36 ट्रेनों को और 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। देश भर में कोयला सप्लाई करने के लिए प्रदेश से बड़ी संख्या में मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उन्हीं को नियमित तौर पर चलाने के लिए यात्री ट्रेनें रद्द की गई हैं। मौजूदा हालात में हर रूट के यात्रियों के पास इक्का दुक्का ट्रेनों का ही विकल्प बचा है। ट्रेनों की कमी की वजह से यात्रियों की बेतहाशा भीड़ देखी जा रही है। साथ ही रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उधर यात्रियों के लिए रेलवे किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कर रहा है। यदि आप बाहर यात्रा करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि फिर से 2 माह के लिए जो ट्रेनें रद्द की गई थी उनको 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। जो 36 ट्रेनें जो रद्द की गई थी उनका समय 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया और जाहिर तौर पर इसके चलते ही जो यात्री हैं उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये जो लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही है उससे दिक्कत हो रही है? जी हाँ, बहुत सारे। हाँ। अभी भी जगह कम मिलती है क्या? कम, खड़े खड़े आ रहे हैं। हाँ, जी हम लोग तो 24-25 किलोमीटर से आ रहे हैं। जी नहीं, आधा दूर में मिला है, वहाँ पूरा मिलने से मुश्किल होती है। हाँ होती है ना, बच्चे पकड़े रहो तो और ज्यादा होता है।
ट्रेनों को लगातार कैंसिल करने पर सीएम भूपेश बघेल भी आपत्ति जता चुके हैं। अब राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है। दुर्भाग्य है इस देश का कि पहले कोयले का संकट हुआ, कोयले के संकट के कारण बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ, रेलगाड़ियां प्रभावित हुई, हजारों रेलगाड़ियां ठप कर दी गई हैं, निरस्त कर दी गई हैं। विद्युत का उत्पादन और लॉजिस्टिक सिस्टम अगर खत्म होगा तो आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अब डीजल की कमी होने लगी। लंका में क्या हुआ? पहले इसी तरीके से हुआ है। डीजल की संकट हुई, कोयला का संकट हुआ, ऊर्जा का संकट हुआ, चरमरा गया वहाँ की आर्थिक व्यवस्था। रेलवे ने निर्देश दिए हैं कि यात्रा करने से पहले एक बार रेलवे की रद्द गाड़ियों की लिस्ट जरूर देख ले। लेकिन सवाल ये है कि क्या रेलवे को यात्रियों की परेशानियों का ख्याल नहीं रखना चाहिए? बिना वैकल्पिक इंतजाम किए लगातार ट्रेनों को कैंसिल करना रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18, रायपुर। तो पावर प्लांट में कोयला संकट की वजह से ट्रेनें रद्द हुईं और करीब 2 महीने पहले जिन ट्रेनों को रद्द किया गया था इनकी संख्या 34 थी। 34 यात्री ट्रेनें मालगाड़ियों से कोयला सप्लाई को बढ़ाया गया और इसकी वजह से 34 यात्री ट्रेनें प्रभावित हुईं। मालगाड़ियों के लिए यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया गया। ट्रेनें कैंसिल होने से छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बहुत भारी मुसीबत का सामना भी करना पड़ा। लेकिन ये मुसीबत अब भी खत्म नहीं होने वाली। 15 दिन इसी तारीख को और बढ़ा दिया गया, यानी 15 दिन और ट्रेनें अभी नहीं चलने वाली हैं। प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। नमस्कार।